आपका मुनाफे की मंडी में बाजार में आगे बढ़े। आज हम एक बेहद ही खास पेशकश आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज मुनाफे की मंडी में स्टील के कारोबार से जुड़ी चुनौतियां और इस कारोबार में क्या संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से लेकर कारें हों या सभी तरह के मशीन्स और अप्लायंसेस हो, हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में स्टील के कारोबार से जुड़ी छोटी मझोली लाखों कंपनियां हैं, लेकिन उनके रिस्क को कम करने के लिए उपाय होने के बाद भी वो इसको लेकर जागरूक नहीं है। तो आज कोशिश यही होगी कि इस आधे घंटे के एपिसोड में कम से कम एसएमईज स्टील फ्यूचर्स मार्केट की अहमियत को समझें और हम उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे। सिर्फ एसएमईज ही नहीं, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज जो डेरिवेटिव मार्केट का इस्तेमाल करना चाहती है और उसके फायदे को समझना चाहती है और कैसे वो अपने कारोबारी रिस्क को इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट के जरिए, डेरिवेटिव टूल्स के जरिए कम कर सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप मार्जिन को बनाए रख सकते हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि स्टील का मार्केट ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है। ऐसे में वहां होने वाली हर खबरों का असर घरेलू स्टील मार्केट पर भी तो होता ही है, लेकिन कारोबारी उन रिस्क को अनदेखी कर देते हैं। तो इन मुद्दों को देखना समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आज स्टील पर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे जो आपको मदद करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं स्टील फ्यूचर्स के बारे में। हमारे साथ ध्रुव गोयल होंगे, सीईओ हैं स्टील मिंट के, और रमेश अय्यर साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एनसीडीएक्स के। उन दोनों के पास आते हैं, लेकिन फटाफट से एक बार कमोडिटी मार्केट का चेक ले लेते हैं, फिर स्टील फ्यूचर्स की बारीक बातें आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले एक वायदा बाजार का चेक ले लेते हैं। तो आज अगर गोल्ड और सिल्वर की अगर आप चाल देखें तो आज यहां पर दबाव दिख रहा है। गोल्ड 61,850 के आसपास, 0.25% की गिरावट यहां दिख रही है। 71,700 के आसपास चांदी है, करीब करीब 180 रुपए की गिरावट चांदी में भी दिख रही है। तो गोल्ड और सिल्वर आज के दिन यहां पर कमजोरी दिखा रहा है। वहीं क्रूड की बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी दिख रही है 6,300 के आसपास। लेकिन चलिए हम स्टील की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारे साथ ध्रुव गोयल साहब जुड़ गए हैं और रमेश अय्यर साहब। ध्रुव, सबसे पहले इंडस्ट्री के लिहाज से आप बताइए किन किन खबरों का स्टील मार्केट पर असर होता है, उन खबरों को कैसे देखना चाहिए, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो स्टील की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं? धन्यवाद साहब। मैं आपका जो प्रश्न है उसमें मैं उसको इस तरीके से आंसर करूंगा कि उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चाइना। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना का होता है। तो जहाँ अगर चाइना में कहीं पे भी कहीं या तो सप्लाई का इशू है या सप्लाई ज़्यादा है तो उसका पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड पे होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चाइना। सेकंड जो फैक्टर है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस है। इंडिया के मायने में इंडिया जो मिल्स है यहाँ पे कोकिंग कोल इंपोर्ट करती हैं जो कि मेन रॉ मटेरियल है, और कोकिंग कोल मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलिया से आता है इंडिया में। तो अगर वहाँ पे कोई सप्लाई का डिस्रप्शन होता है या वहाँ प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाता है, जिससे कि उनके प्राइसेस में भी फ़र्क आता है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डिमांड। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में डिमांड अच्छी है तो उसपे स्टील का सीधा-सीधा उसपे असर पड़ेगा। ओके, यानी कुल मिलाकर ग्लोबल इकोनॉमी के जो हालात है उसका सीधा इस पर असर होता है। जो बड़ी इकोनॉमी है वहाँ से डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है, साथ ही हर कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, उसमें भी जब जो लार्जर इकोनॉमी है वहाँ पर की पॉलिसी क्या है, उसका भी काफ़ी असर होता है। और डिमांड सप्लाई का तो खैर हर कमोडिटी पर असर होता ही है। तो इन खबरों का आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें स्टील इंडस्ट्रीज़ में, जो स्टील के कारोबारी है, तो उनके लिए क्या मौके हैं घरेलू बाजार के लिहाज से देखें ध्रुव तो? मुझे लगता है आज इंडिया जिस पोजीशन पे है वर्ल्ड में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। आप किसी भी कंट्री को देखें तो उसकी इकोनॉमी या जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है उतनी स्टेबल नहीं है। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लगभग 11-12% की ग्रोथ आ रही है स्टील की। तो मुझे लगता है इंडिया काफ़ी ब्राइट स्पॉट है और ये आगे बना रहेगा। ऑल्दो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत साइक्लिक बिज़नेस है या साइक्लिक होता है कि अगर से 3 साल से कंटिन्यूअसली हम 10% के ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है कि 10-11% की ग्रोथ ये अगले कुछ सालों में नहीं रहे, बट ग्रोथ
रिलेटिवली बेटर रहेगी किसी भी दूसरे कंट्री से। तो आई थिंक एज उस लिहाज से इंडिया बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है। रमेश अय्यर साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये होगा कि स्टील के जो कारोबारी है ना, लाखों कारोबारी है, छोटे छोटे अगर इंडस्ट्रीज आप देखेंगे अलग अलग शहरों में तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो अपने रिस्क की ओर कभी नहीं देखते, उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो कैसे फ्यूचर्स मार्केट के जरिए, स्टील फ्यूचर्स मार्केट के जरिए वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट के उनके पास क्या क्या विकल्प है, क्या क्या उपाय हैं उनके पास? सबसे पहले धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपको और आपके दर्शकों को, और एनसीडीएस के ओर से हमारा नमस्कार और प्रणाम। और साथ साथ मेरे जो सहयोगी को पैनलिस्ट है ध्रुव जी को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, धन्यवाद। देखिए, बहुत अहम मुद्दा है आज के तारीख में कि जैसे हमने कई सारे दूसरे सेक्टरों में देखा है, चाहे वो एग्री हो, चाहे वो बुलियंस हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो, या चाहे एनर्जी हो, ये सब सेक्टरों में कई वर्षों से या कई सालों से हमें या कई दिहाई से अपने को देखने को मिल रहा है कि स्टील यानी जो फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके जरिए उस सेक्टर के वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ऐसे हेजिंग प्रोग्राम्स और ऐसे अपॉर्चुनिटीज में शामिल हो सकते हैं। तो ठीक एनसीटीएक्स ने जब अपना ये स्टील फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, बिल्कुल ये स्टील सेक्टर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला था, खासतौर पे अगर आपको ध्यान होगा कि कोविड के समय और कोविड के बाद किस तरह के बाजार में काफी वड़गड़ या वॉलेटिलिटी या तेजी मंदी का रुख देखने को मिला था। तो जैसे जो लघु उद्योग है या व्यापार है जो इससे जुड़े हैं, स्टील व्यापार या व्यवसाय से जो जुड़े हैं, उनको एक तरीके से स्टील प्राइसेस से बचने के लिए, स्टील प्राइसेस का जो रिस्क है कि वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है, उससे बचने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बिल्कुल डिजाइन किया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एटलीस्ट पिछले एक साल, एक डेढ़ साल से हमने जब इसको कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा लॉन्च किया था, तो हमें इंडस्ट्री से स्पेशली जो लघु और मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, और खासतौर पे जो नॉन इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिल्कुल जो छोटे प्रोड्यूसर्स है, जिन हु आर फेसिंग द हीट। अगर आप स्टील इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो छोटे उद्योग और छोटे व्यवसाय के जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वही इसके जोखिम खाते हैं बेसिकली। तो उनको मध्य रखते हुए हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया था, और धीरे धीरे हमारा जो अनुभव है, हम देख रहे हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें आ रहा है। जी ध्रुव, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप स्टील के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, कैसे जो कारोबारी है उनको एक आप केस स्टडी के जरिए बताएं कि वो कैसे अपने कारोबारी रिस्क को कम कर सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के जरिए। विशुभन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टूल है आपका हेजिंग और रिस्क। ऑल्दो इंडिया में उतना अभी पॉपुलर नहीं है या उतना प्रोमिनेंट नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं, बट आप बाहर किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में देखेंगे तो ये काफी प्रोमिनेंट है और इसे बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे रमेश जी ने कहा कि जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और उसके उसी का ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन है, और प्राइस फ्लक्चुएशन का कारण क्या है कि आज की डेट में इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, या आपके कभी कहीं स्थिति को चेंज हो जाती है तो उससे पूरी सप्लाई चेंज चेंज हो जाती है, या बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो उस पे स्टील के जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है ये, जो कि पहले आज से 4-5 साल पहले इतना ये प्राइस फ्लक्चुएशन इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब टूल बहुत अच्छा है, बट इंडिया में अभी उतना पॉपुलर या उतना लोग उसे यूज नहीं करते हैं, बट मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि ये अगले कुछ सालों में काफी आई मीन लोग इसे यूज करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो ध्रुव, क्या वजह आपको लग रहा है कि पॉपुलैरिटी लोगों में नहीं है? एसएमई जो कारोबार, उनके पास रिस्क तो है ही, आप कह भी रहे थे कि इंटरनेशनली लिंक्ड है, वहाँ की हर खबरों का असर स्टील कीमतों पर होता है, उसके बाद भी इतने सारे रिस्क होने के बाद भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि उन लोगों तक ये डेरिवेटिव टूल्स की जानकारी, जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है? ध्रुव, आप क्या मानते हैं एज ए इंडस्ट्री के तौर पे? मुझे लगता है थोड़ा अवेयरनेस और लाना पड़ेगा, और मे बी पहले जब लोगों ने नुकसान किया तो उनको लगा कि नुकसान हमें इन्हीं के कारण, इसी कारण हमारा नुकसान हो गया है, जबकि मतलब 2017-18 का पीरियड था जब लोगों ने काफी नुकसान किया था स्टील इंडस्ट्री में, तो उन्होंने उनको लगा कि हमारा जो नुकसान है मेजरली इसी कारण हुआ है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा स्पेकुलेशन ज्यादा कर लेते हैं,
जबकि मुझे लगता है कि ये मोर देन स्पेकुलेशन, ये हेजिंग के टूल पे अगर उसके उस मद्देनजर रखते हुए इसको यूज करेंगे या उसकी यूटिलिटी देखेंगे तो आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो फ्यूचर्स के प्रोडक्ट को, डेरिवेटिव टूल्स को आपको स्पेकुलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, आपको हेजिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपके कारोबारी मार्जिन है उसको आप बनाए रखें। रमेश अय्यर साहब, आपसे अब मेरा सवाल होगा, आप बताइए, अगर कोई कारोबारी है जिनका अगर फ्यूचर्स में, जिनको भविष्य में कोई माल खरीदना हो, स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट या कोई भी उससे सिमिलर कोई और भी प्रोडक्ट खरीदना हो, तो वो कैसे अपने रिस्क को, कैसे वो फ्यूचर्स के भाव को लॉक कर सकते हैं वायदा बाजार के टूल के जरिए? देखिए विश्व मोहन जी, जो ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल सही है। मैं उन्हीं के पॉइंट को थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जैसे इस मार्केट में एक तो आई एग्री कि अवेयरनेस की थोड़ी ये है, क्योंकि देखिए इसका कारण भी ये है कि इंडस्ट्री की साइज काफी बड़ी है। अगर आप स्टील सेक्टर के वैल्यू चेन को देखें तो इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स है स्टील में। अनलाइक बेस मेटल्स, जहाँ पे केवल आप कॉपर या एल्यूमिनियम या वैसे सिंगल मेटल का बात करते हैं, ये तो एलॉय है। तो ये इसके जाते जाते कई सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है और ये बड़ी इंडस्ट्री है। जहां तक रही बात जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स में है, वो बिल्कुल एक तरीके का एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। अगर आप स्टील एनसीडीएक्स का जो आपके सवाल का जो जवाब है वो ऐसा है कि जैसे एनसीडीएक्स का जो अंडरलाइंग जो प्रोडक्ट है स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, वो है एमएस बिलेट और एमएस इंगट एज पर बीआईएस स्पेसिफिकेशन। अगर आप बिलेट की अगर ये देखें, पोजीशन देखें वैल्यू चेन में, बिलेट बिल्कुल कहीं बीच में आती है, बिकॉज बिलेट को सेमी फिनिश प्रोडक्ट माना जाता है। तो एक तरीके से बिलेट आपके जो पूरे जो सेक्टर के जो वैल्यू चेन है, चाहे वो कच्चे माल में हो इन द फॉर्म ऑफ स्टील मेल्टिंग स्क्रैप या स्पंज आयरन या बिलेट इटसेल्फ, या मान लीजिए फिनिश प्रोडक्ट्स है जैसे सरिया है या स्ट्रक्चर है, एंगल है, तो ये जो स्टील लॉन्ग के जो पूरी वैल्यू चेन है, एक तरीके से बिलेट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो बिलेट के जरिए आप पूरे इंडस्ट्री, पूरे जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू चेन है, चाहे आप कहीं भी स्थित हो, तो आप जरूर उसको हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिलेट के भावों में और जैसे कच्चे माल है, जैसे स्क्रैप है, मेल्टिंग स्क्रैप है या स्पंज आयरन है या दूसरी तरह के रॉ मटेरियल जैसे पिग आयरन है या जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स है, तो सभी के साथ कम से कम 90 से 95% का कोरिलेशन है, माने भाव में तालमेल है। तो इसके चलते चलते बिलेट एक तरीके से परफेक्ट प्रॉक्सी हेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप फिनिश प्रोडक्ट जैसे सरिया बनाते हैं, आप फिनिश जैसे आप एक रोलिंग मिल चलाते हैं, स्टील रोलिंग मिल चलाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेंट्री रिस्क होता है। आपके पास कच्चा माल भी है बिलेट के रूप में और फिनिश प्रोडक्ट्स भी है, जैसे सरिया है या स्ट्रक्चर है या वायर रॉड है। तो अगर मान लीजिए आपके पास माल ज्यादा ज्यादा जम गया, आपके कैपेसिटी के से ज्यादा, जो आपके जो प्लानिंग है उससे ज्यादा जम जाता है, तो एक तरीके से एक्सेस इन्वेंट्री को यहाँ पर एक्सचेंज में बेच के चल सकते हैं। तो बेच के चलने से क्या होता है कि मान लीजिए जहां पे एक्चुअल मार्केट में मंदी आती है, तो जैसे एक्चुअल मार्केट जिसको अपन हाजिर मार्केट या स्पॉट मार्केट कहते हैं, और फ्यूचर्स मार्केट में भी काफी हद तक तालमेल है, कम से कम 95% का तालमेल है भाव में। तो जहां पे भी एक्चुअल मार्केट में मंदी आती है, तो फ्यूचर्स मार्केट में जब आपने पोजीशन बनाया था उसमें भी उस हिसाब से मंदी आएगी। तो जहां पे इन्वेंट्री रिस्क रहता है, आपके पास इन्वेंट्री का रेट टूटने का रिस्क रहता है, वो आप एक तरीके से एक्सचेंज के हेजिंग करके आप कवर कर सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है इस संदर्भ में, विशमोहन जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेंट्री है पड़ी हुई, हो सकता है ऊपर के भाव का भी हो और नीचे का भाव का भी हो, तो दाम तो किसी भी तरफ जा सकते हैं, तो आपके पास रिस्क तो है ही। तो वायदा बाजार में उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, और उसका जो रिस्क का कॉस्ट जो होगा, हेजिंग का जो कॉस्ट होगा, वो भी काफी कम। अब मेरा सवाल होगा, आप जैसा कह रहे थे जिनके पास इन्वेंट्री है उनके पास भी रिस्क है भाव ऊपर या नीचे जाने का, जिनको भविष्य में खरीदना है उनके लिए भी रिस्क है, भाव ऊपर चले जाएंगे तो उनके लिए महंगा रॉ मटेरियल उनको मिलेगा। ऐसे में उस रिस्क को कम करने के लिए वो वायदा बाजार के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस तरह की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? अगर हेजिंग के तौर पे हम वायदा बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो उनके टोटल जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज का जो उनको कॉस्ट देना पड़ता होगा मार्जिन के तौर पे, तो कितना कॉस्टिंग क्या लगती होगी, परसेंटेज टर्म में बताइएगा अय्यर साहब। जी विश्व मोहन जी, देखिए जैसे स्टील कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्जिन है वर्तमान में ये अराउंड 11% है।
जो बेसिकली क्लोज टू द मिनिमम मार्जिन जो सेबी के नॉर्म्स के तहत होती है। तो जैसे अभी की लॉट साइज है 10 मेट्रिक टन्स, और जैसे वर्तमान में 43,000 के आसपास इसका रेट है, तो 4,30,000 रुपए का पर लॉट का वैल्यू रहता है। लेकिन उसमें अगर 11% ले तो मैं समझता हूँ कि अराउंड 50-52 हजार तक इसका पर लॉट का मार्जिन है। ये तो कॉस्ट नहीं है, मार्जिन है जो डिपॉजिट के तौर पर आपको इसको गिनना होगा। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट आती है हेजिंग की, जैसे एक्सचेंज के चार्जेस या सेबी चार्जेस या सीटीटी जब लेवी होती है, जब लागू रहती है, तब हमने अनुमान लगाया कि मोटा मोटी में अराउंड 30 रुपीज पर टन के हिसाब से इसकी कॉस्ट होती है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि अगर आप फिजिकल में देखें, अगर इसकी तुलना मैं फिजिकल बाजारों से करूं, तो फिजिकल बाजारों में कम से कम 50 से 100 रुपया पर मेट्रिक टन का कॉस्ट होता है। अगर मैं फिजिकल बाजारों में जब हाजिर बाजार में जब लोग माल खरीदते हैं लेते हैं, तो कम से कम 50 से 100 रुपया तो हर एक मंडी में होता है। 50 भी शायद कम है, 100 के हिसाब से चलता है। तो लेकिन अगर आप इसकी तुलना हम फिजिकल मार्केट से करें, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ है फिजिकल मार्केट का। अराउंड 30 to 40 रुपीज पर मेट्रिक टन का कॉस्टिंग का खर्चा लगता है बेसिकली। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पता चला कि आप 8 से 10% का नुकसान कर लेते हैं आधा 1% बचाने के चक्कर में, क्योंकि आप अपने पोजीशन को हेज नहीं करते हैं, अपने कारोबार को हेज नहीं कर सकते हैं, वायदा बाजार के टूल्स का छोटे से कॉस्ट के लिए नहीं करते और एक बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी की, हम बात कर रहे थे। अब ध्रुव साहब आप बताइए, जो मिड स्टील जो इंगोट्स या बिलेट्स वगैरह हैं, उसकी जो डिलीवरी और जो क्वालिटी पैरामीटर है, वो आपकी इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से इसकी डिलीवरी होती है? ये कोई भी एक्सचेंज जैसे एनसीडीएक्स तो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट भी रजिस्टर्ड है। तो जो गवर्नमेंट की जो धारणा है कि अगर आपको ये क्वालिटी देनी है, तो एनसीडीएक्स उस क्वालिटी से नीचे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है वो तो मैंडेट है, किसी भी जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके लिए तो मैंडेट है कि उसे उस क्वालिटी को कंपलसरी उसी क्वालिटी का बना के उसको सप्लाई करना है। ऑल्दो कुछ चैलेंजेस हैं, लोकल जो छोटी मिल्स हैं वो शायद वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको एक कारण ये भी है कि उनको लगता है कि हम पार्टिसिपेट भी करेंगे तो हमारा मटेरियल शायद यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा ये एक्सचेंज में फिजिकली, क्योंकि वो कभी-कभी क्वालिटी उनकी मैच नहीं होती है एज़ पर दी स्टैंडर्ड। एक्सचेंज की तरफ से अय्यर साहब बैठे हुए ही हैं। ध्रुव बताइए, इंडस्ट्री की जो छोटी इंडस्ट्री है स्टील कारोबार से जुड़ी हुई है, उनकी क्या डिमांड है वायदा बाजार को लेकर? लगता है सबसे बड़ा उनका जो मांग है, उनको लगता है कि इसमें स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। और जैसे अय्यर साहब ने कहा कि इसमें अगर आपको एक लॉट लेना है जिसकी कीमत वैल्यू 4.5 लाख रुपए है, बट आप 52,000 रुपए दे के भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, उतना ही ले सकते हो। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेडर या जिसका स्टील से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके भाव को ऊपर नीचे कर सकता है। तो उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्न स्पेकुलेशन को लेके है। मतलब सब समझते हैं कि इससे हमारा रिस्क कवर हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा डर ये है कि स्पेकुलेशन से में थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन और ज़्यादा हो जाएगा जो अभी हो रहा है। ये उनका मानना है। आप इस पर अय्यर साहब क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा इस पर? विष्णु जी, सबसे पहले मैं ध्रुव जी का बात थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे हमारी जो गुणवत्ता नीति है, जो क्वालिटी स्पेक जिसको कहते हैं, हमने बीआईएस के तहत ही किया है। क्योंकि अगर आप सेबी के गाइडलाइंस देखें तो सेबी भी यही कहती है कि जो भी एस्टेब्लिश्ड ग्रेड्स है या स्टैंडर्ड्स है उसके तहत ही जानी चाहिए। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी कई सारे प्रोडक्ट्स को कंपलसरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत लेके आई है। तो उसके चलते चलते हमने जो अपनी जो वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बीआईएस 2830 और 2831 की धारा से ही हम इसकी डिलीवरियां लेते हैं और क्लाइंटों को बायर को डिलीवरी मिलता है बीआईएस के तहत ही। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बीआईएस की धारा के हिसाब से ही है। और रही बात यह है कि जैसे अगर दूसरा सवाल आप रिपीट कर पाए तो आई लॉस्ट द कनेक्ट बेसिकली। समझना चाह रहे तो उनको लगता है कि जो यहाँ पे स्पेकुलेशन ज्यादा होता है हेजिंग की बजाय, तो कैसे उनको ज्यादा अवेयर, ज्यादा जागरूक आप कर सकते हैं अय्यर साहब?
देखिए ऐसा है कि मार्केट में कोई भी डेरिवेटिव्स मार्केट में, विश्वमोहन जी, आप जानते हैं कि दो तरह के पार्टिसिपेंट्स आने चाहिए। एक तो है जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स, जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स, जो एक तरीके से हेजिंग के दृष्टिकोण से आते हैं, और दूसरी तरह का पार्टिसिपेंट्स है कि जो जैसे फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हो या दूसरे पार्टिसिपेंट्स हो, वो एक तरीके से जो रिस्क इंडस्ट्री ट्रांसफर करना चाहती है, जो स्टील के वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो अपने सिर पे लेते हैं और उसके तहत ही कोई भी मार्केट चलता है। तो एक तरीके से ये अगर मैं अरे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें केवल स्पेकुलेशन ही होता है, क्योंकि जी अगर इंडस्ट्री को एक हेजिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जी जी तो वो बिल्कुल यहाँ आए और हेजिंग के दृष्टिकोण से यहाँ पे शामिल हो जाए, बिल्कुल क्योंकि सही बात जो है, दूसरे सही बात है। पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिल्कुल रिस्क लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कारोबारी है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप यहां पर आए, उस टूल्स का इस्तेमाल करें, तभी आपका यहां पर फायदा होने वाला है। और जरूरत है इस ओर और ज्यादा लोगों को जागरूक करने की, प्रोडक्ट के बारे में बताने की, ताकि जो बड़े रिस्क जो है उसको कम करे छोटा सा कॉस्ट देकर। शुक्रिया रमेश अय्यर साहब आपका, ध्रुव गोयल साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे।